आज सबसे पहले हम आपको ध्यान और मतदान के बारे में बताएंगे। यानी कल 1 जून को जब 7वें और आखिरी चरण की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, तब बड़ा सवाल यह होगा कि क्या लोग प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान की और अध्यात्म की इन तस्वीरों को देखकर चुनाव में वोट डालेंगे, और क्या यह ध्यान कल के मतदान में हिंदू वोटों को एकजुट कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 26 घंटे से कन्याकुमारी के ध्यान मंडपम में उसी शिला पर साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जहां स्वामी विवेकानंद ने आज से 131 वर्ष पहले 3 दिन और 3 रात तक ध्यान लगाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह योग किया, उन्होंने प्राणायाम किया, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, ओम का जाप किया और ध्वनि से मौन और गति से स्थिरता तक की अपनी इस यात्रा को जारी रखा। और वहां से बड़ी खूबसूरत तस्वीरें आई हैं जो आज आपको देखनी चाहिए। इससे पहले आपने दुनिया के किसी भी प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीरें देखी नहीं होंगी, और ना ही दुनिया का कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी नेता इस तरह कभी ध्यान लगाने के लिए इस तरह से कभी गया होगा। और आज प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है जैसे अब वो एक अपनी नई तरह की छवि देश के लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें वो एक साधु या सन्यासी की तरह दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी का यह ध्यान कल आखिरी चरण के मतदान में हिंदुत्व के मुद्दे को एक बार फिर से बहुत बड़ा मुद्दा बना सकता है। वैसे तो देखिए, चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है, लेकिन देश के लोगों ने आज उनकी ये तस्वीरें तो देखी ही हैं। क्या देश के लोग इन तस्वीरों से प्रभावित होंगे? कल यानी 1 जून को भारत के कुल 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें पंजाब की 13 सीटों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों की 44 लोकसभा सीटों पर बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, और इनमें भी 32 सीटें ऐसी हैं जहां हिंदू 80% से या उससे ज्यादा है। पिछली बार बीजेपी को इन 44 हिंदू बाहुल सीटों में से सिर्फ 23 सीटों पर जीत मिली थी, और बाकी की ज्यादातर सीटों पर वो चुनाव हार गई थी। इनमें उत्तर प्रदेश की गाजीपुर और घोसी लोकसभा सीट भी थी, जहां हिंदुओं की आबादी 80 से 90% के बीच है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में जिन 9 सीटों पर कल वोटिंग होगी, वहां पर भी बीजेपी पिछली बार हिंदू वोटर्स की अच्छी खासी संख्या होते हुए भी चुनाव हार गई थी। दमदम, बारासात, मथुरापुर, जादवपुर, कोलकाता दक्षिण और कोलकाता उत्तर में जहां 70 से 80% के बीच हिंदू वोटर हैं, उन सीटों पर भी टीएमसी ने बीजेपी को हरा दिया था।
बड़ी बात यह है कि स्वामी विवेकानंद खुद पश्चिम बंगाल से ही थे और उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। और अभी प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ही ध्यान लगा रहे हैं और इसलिए यह ध्यान मतदान में हिंदू वोटर्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। पश्चिम बंगाल के अलावा उड़ीसा में भी बीजेपी आखिरी चरण की 6 में से 4 सीटों पर पिछली बार चुनाव हार गई थी, जबकि इन सीटों पर हिंदुओं की आबादी 93 से 95% है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान को आखिरी चरण के मतदान से पहले बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और यह चर्चा हो रही है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान की इन तस्वीरों को देखकर लोग कल चुनाव में अपना वोट डाल सकते हैं? क्या यह उनके फैसले को प्रभावित करेगा? और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी आखिरी चरण की इन 57 सीटों पर अपना प्रदर्शन पिछले चुनाव से बेहतर कर सकती है। पिछली बार बीजेपी ने सबसे खराब प्रदर्शन इसी चरण में किया था, जहां उसे 57 में से सिर्फ 25 सीटें मिली थी। और इससे पहले वर्ष 2014 में भी बीजेपी ने 25 सीटें ही जीती थी इनमें से। लेकिन अगर हिंदुत्व का कार्ड चल जाता है तो बीजेपी पहले से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। पिछली बार आखिरी चरण की 57 सीटों में से कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी और ये सभी सीटें पंजाब में थी। लेकिन पंजाब में भी हिंदू वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। पंजाब में 57.7% सिख हैं और 38.5% हिंदू हैं। और गुरदासपुर, आनंदपुर साहिब और जालंधर जैसी सीटों पर हिंदुओं की आबादी 50% से ज्यादा है। और इसलिए पंजाब के मतदान में भी हो सकता है इन तस्वीरों का कुछ आंशिक असर हो जाए। अब आप इन 2 तस्वीरों को देखिए, जिनमें एकता यात्रा से एकांतवास की पूरी कहानी छिपी हुई है। वर्ष 1991 में जब बीजेपी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा निकाली थी, तब प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी के साथ कन्याकुमारी के इसी ध्यान मंडपम में आए थे। और अब 33 वर्षों के बाद वो इसी ध्यान मंडपम में अब ध्यान लगा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आप जरा देखिए। और इससे आप समझ सकते हैं कि इस जगह से प्रधानमंत्री मोदी का कितना पुराना रिश्ता है। हालांकि यह अलग बात है कि 1991 में जब वो आए थे तब उनकी भूमिका अलग थी, लेकिन आज उनकी भूमिका बिल्कुल अलग है। और बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हैं और वो उस रामकृष्ण मिशन से भी जुड़े हैं, जिसकी स्थापना 1 सदी पहले वर्ष 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी में ध्यान लगा रहे हैं तो वो अपने प्रधानमंत्री होने की जिम्मेदारी को भूल गए हैं और देश से या सरकार से बिल्कुल कटे हुए हैं। आपको उसका एक उदाहरण हम आज बताते हैं आपको। आज पूर्वोत्तर के राज्यों में आए रेमल तूफान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ध्यान के बीच गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की और इस तूफान में जान गंवाने वाले लोगों और उनके परिवार के साथ अपनी संवेदना उन्होंने जताई। इसके अलावा वित्त वर्ष 2023 और 24 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% रहने पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा और बताया कि जीडीपी के ये आंकड़े अभी सिर्फ ट्रेलर हैं और पूरी पिक्चर आना बाकी है। इससे यह पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने कर्तव्य को, अपने काम को, अपने प्रशासन को और प्रधानमंत्री के रूप में उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें वो भूले नहीं है, ना ही उन्होंने उनको छोड़ा है। और उनका ध्यान देश के लोगों और सरकार के कामकाज पर वहां बैठे हुए भी बराबर है। तो वो फोन अटेंड कर रहे हैं, सरकार से संबंधित जो भी फैसले लेने हैं, जो भी जानकारियां लेनी है वो वहां पर ले रहे हैं और लगातार अपने दफ्तर से वो संपर्क में बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक साधु और सन्यासी की तरह वहां ध्यान मग्न हो गए हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। वो लगातार कनेक्टेड हैं, वो लगातार संपर्क में हैं, जानकारियां ले रहे हैं और फैसले भी ले रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, प्रधानमंत्री मोदी की इन तस्वीरों को देखकर आपको यह लगेगा जैसे वो बिल्कुल निश्चिंत है, उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। यह ऐसा समय है जब हर नेता चिंतित है, जब हर नेता को टेंशन है, जब हर नेता की रातों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि 4 जून को नतीजे आने वाले हैं। इस समय कोई भी नेता आपको रिलैक्स नहीं मिलेगा, सबके मन में कोई ना कोई द्वंद्व चल रहा है।
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की इन तस्वीरों को जब आप देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल निश्चिंत है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इन चीजों से, नतीजों से अपने आप को ऊपर उठा चुके हैं। दूसरी बात यह है कि शायद उन्हें इतना भरोसा है, उन्हें इतना विश्वास है चुनाव के नतीजों पर कि ये नतीजे उनके पक्ष में ही आने वाले हैं। तो ऐसे में भी कोई व्यक्ति इतना निश्चिंत आपको नजर आ सकता है, लेकिन ध्यान की जो खूबसूरती होती है, जो कोई व्यक्ति मेडिटेशन में चला जाता है, ध्यान में चला जाता है, उसके बारे में यही कहा जाता है कि फिर वो सुख और दुख से अपने आप को ऊपर उठा लेता है, हार और जीत से अपने आप को ऊपर उठा लेता है, और सफलता और असफलता से वो व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। और आप प्रधानमंत्री मोदी की इन तस्वीरों को जब देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा। और ये तस्वीर देखकर विपक्ष के नेता और भी ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि हमारे सबसे बड़े प्रतिद्वंदी वो ऐसे समय में इतने चिंता मुक्त और इतने आराम से, इतने रिलैक्स्ड क्यों दिखाई दे रहे हैं? ऐसा क्या है जो उन्हें इतना शांत बनाए हुए है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जानते हैं कि चुनाव के नतीजे उन्हीं के पक्ष में आएंगे, वो जानते हैं कि उनकी मेहनत सफल हुई है? क्योंकि अब हम आपका ध्यान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आज के नए बयान पर ले जाना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि 4 जून को विपक्ष का इंडिया गठबंधन 273 सीटों पर जीतकर अपनी सरकार बनाएगा। और इससे आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब बीजेपी एनडीए को लगातार 400 पार बता रही है और अभी भी उस आंकड़े पर अड़िग है कि 400 पार होगा, और वो ये भी कहते हैं कि बीजेपी भी 300 से बहुत ऊपर जाएगी। ऐसे में विपक्ष खुद को 300 सीटें नहीं दे पा रहा, वो 300 सीटों का दावा भी नहीं कर पा रहा, और वो मुश्किल से 273 सीटों तक पहुंचने का ही सपना अभी तक देख पाया है। जब हम मिलके लड़ रहे हैं तो नेचुरली हमको जो जिस सीटें हम लड़ रहे हैं उसमें जो नंबर आएगा वो भी अलग होगा, लेकिन गठबंधन के लिए 100% हम वो नंबर लाएंगे, उतने 273 तो के ऊपर आएंगे, नीचे नहीं आएंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि 273 इंडिया गठबंधन की सीटें आएंगी, उससे ऊपर ही हो सकती है, नीचे बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने एक बार को भी 300 का दावा नहीं किया, 325, 350 सीटों का दावा नहीं किया है। और वो जानते हैं कि 272 सीटों पर सरकार बन जाती है, इसलिए 273 सीटें अगर वो ले लेते हैं तो सरकार बड़े आराम से बन जाएगी। लेकिन बीजेपी के बारे में वो ये कहते हैं, आपने देखा होगा विपक्ष के जो नेता हैं अपने आकलन में वो कहते हैं कि देखिए, अगर बीजेपी की सीटें 300 से कम आती हैं, पिछली बार से अगर एक सीट भी कम आती है तो ये बीजेपी के लिए हार जैसी ही होगी। अगर एनडीए 400 के पार नहीं जा पाता तो ये एनडीए के लिए हार जैसा ही होगा। वो भूल जाते हैं कि 272 का जो आंकड़ा है वो बीजेपी के लिए भी वही है और विपक्ष के लिए भी वही है। जो भी 272 ले लेगा सरकार उसकी बन जाएगी। लेकिन अगर बीजेपी 272 की बात करे तो विपक्ष कहता है कि देखिए, ये तो चुनाव अभी से हार गए, लेकिन खुद 273 की ही बात कर रहे हैं, उससे ऊपर की नहीं। जब विपक्षी दलों में सीटों को लेकर आत्मविश्वास की इतनी कमी दिख रही है, तब सरकार अपनी सीटों और भारतीय अर्थव्यवस्था के नंबर्स को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। आज भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर 2 अच्छी खबरें आई हैं, और सबसे पहला शुभ जो समाचार है वो ये है, सरकार ने आज भारत की जीडीपी विकास दर का प्रोविजनल एस्टिमेट जारी किया है, जिसके तहत वित्त वर्ष 2023 और 24 यानी पिछले साल देश का जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% रहा है, जो इससे पिछले साल 7% था। आरबीआई का अपना खुद का अनुमान था कि इस वित्त वर्ष में भी भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 7% के आसपास ही रहेगा, लेकिन अब जो आया है 8.2%, ये उम्मीदों से कहीं ज्यादा है, और चौथी तिमाही में भी भारत की जीडीपी विकास दर 7.8% रही है, जो पिछले साल इसी तिमाही में 6.1% थी। इस समय दुनिया में जो 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, उनमें एक भी देश जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में भारत के आसपास भी नहीं है। अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ रेट इस समय 2.3% है, चीन का 5.2, जर्मनी का -0.3, जापान का 1.92, ब्रिटेन का 0.1, फ्रांस का 0.9, ब्राजील का
2.91 और इटली का 0.9% है। और कनाडा का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो सिर्फ 1% रहा है पिछले साल, जबकि भारत का यही जीडीपी ग्रोथ रेट इस साल 8.2% रहा है। यानी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट है, विकास दर है, वो सबसे ऊपर है। और भारत के आसपास इस समय दूर दूर तक कोई नहीं है। सिर्फ चीन है जो भारत के बाद दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन वो भी 5.2% पर अटका हुआ है। अब आप सोचिए, भारत जब ये बात करता है कि हम विश्व गुरु बनेंगे या हम दुनिया की इस पहली 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आएंगे, तो क्यों नहीं आएगा जब आप ग्रोथ रेट आप देखिए। और ये ग्रोथ रेट सिर्फ सरकार नहीं बल्कि इस देश के लोगों की मेहनत का नतीजा है। हमारे देश के लोगों ने पिछले साल जो मेहनत की है, चाहे आप किसी भी काम में रहते हैं, कोई भी व्यवसाय करते हैं, ये आपकी मेहनत जब होती है, जब आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, तब देश की ये जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ती है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने अपना राजकोषीय घाटा, जिसे अंग्रेजी में फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, उसे भी कम कर लिया है। वित्त वर्ष 2022 और 23 में देश का राजकोषीय घाटा 17,86,000 करोड़ रुपए था, जो पिछले वित्त वर्ष में कम होकर 16,54,000 करोड़ रुपए रह गया। इसके अलावा पहले यह घाटा हमारी जीडीपी का 5.9% था, जो अब घटकर 5.6% रह गया है। और ये आंकड़े इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जब ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े बड़े देश अपना राजकोषीय घाटा कम नहीं कर पा रहे, ऐसे में भारत ने ऐसा करके सबको हैरान कर दिया है। जब सरकार का खर्च उसकी आय से ज्यादा होता है, यानी सरकार का जो घाटा होता है, उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। और अब भारत ने इस घाटे को कम किया है, यानी सरकार ने अपने खर्चों को कम किया है और अब अपनी आमदनी को बढ़ाया है, जिससे उसका जो घाटा है साल भर का वो कम हुआ है। दूसरा शुभ समाचार यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा 100 टन भारत का सोना वापस अपने देश ले आया है। 100 टन सोना, यह सोना भारत ने ब्रिटेन के बैंक में रिजर्व के तौर पर रखा था और इसके लिए भारत हर साल एक बहुत मोटी रकम ब्रिटेन को चुकाता था। लेकिन अब भारत इस 100 टन सोने को अपने देश वापस ले आया है, जिससे हमें यह फीस अब ब्रिटेन को नहीं देनी पड़ेगी। और साथ ही इससे दुनिया को यह संदेश भी जाएगा कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था पर पूरा भरोसा है और इसलिए वो अपना गोल्ड अपने ही देश में रख सकता है, जबकि कांग्रेस के दौर में यह सोना ब्रिटेन में रखा जाता था। अब यह 100 टन सोना हम वापस अपने देश ले आए हैं। अब हम आपको अरविंद केजरीवाल का एक इमोशनल संदेश सुनवाएंगे। बिल्कुल फिल्मी संदेश है जो उन्होंने वापस जेल जाने से पहले दिया है। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि उन्हें जेल ना भेजा जाए, उनकी जो बेल है वो और 7 दिन की बढ़ा दी जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब उन्हें 2 जून को वापस जेल जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि देश के लोग इस बात को याद रखें कि वो तानाशाही के खिलाफ जेल जा रहे हैं और अगर इस बार जेल में उनकी जान चली गई तो लोग इसका गम ना करें और याद रखें कि उन्होंने इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी ये कुर्बानी दी है। परसों मैं सरेंडर करूंगा। सरेंडर करने के लिए लगभग दोपहर 3 बजे अपने घर से निकलूंगा। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। मैंने हमेशा आपके परिवार का बेटा बन के अपना फर्ज निभाया है। आज मैं अपने परिवार के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे माता पिता बहुत बुजुर्ग हैं, मेरी मां बहुत बीमार रहती हैं, मुझे जेल में उनकी बहुत चिंता रहती है। मेरे पीछे से मेरे माता पिता का ख्याल रखना, उनके लिए दुआ करना। देश को बचाने के लिए यदि मुझे कुछ हो जाए, यदि मेरे प्राण भी चले जाएं, तो गम मत करना। आपकी प्रार्थनाओं की वजह से ही आज मैं जिंदा हूं और आगे भी आपका आशीर्वाद मेरी रक्षा करेगा। तो देखिए, केजरीवाल का ऐसा संदेश है कि आपकी आंखों में शायद आंसू आ जाएंगे यह संदेश सुनकर। इस संदेश के जरिए केजरीवाल शराब घोटाले में अपनी जेल की सजा को देशभक्ति की बेहद सुंदर और चमकीली पैकिंग में शहादत और कुर्बानी बताकर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। और इसका एक कारण यह है कि कल पंजाब में 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की है। दूसरी बात,
अरविंद केजरीवाल के इस फिल्मी बयान से पता चलता है कि अब नेता अपने जेल जाने की सजा को सहानुभूति का हथियार बना लेते हैं और कहते हैं कि वो लोकतंत्र को बचाने के लिए जेल जा रहे हैं। यह हमारे देश के नेताओं का एक बहुत पुराना फॉर्मूला है। हमारे देश में जो भी नेता भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में जब पकड़े जाते हैं, पहले वो इनकार करते हैं और कहते हैं यह राजनीतिक साजिश है। फिर उन्हें सजा होने में 8-10 वर्ष लग ही जाते हैं। जब सजा भी हो जाती है, जब अदालत भी उन्हें दोषी करार दे देती है और जेल भेज देती है, तब भी वो ये कहते हैं कि ये बड़ी साजिश है, अदालतें बिक चुकी हैं, इस देश का पूरा सिस्टम बिक चुका है। और उसके बाद वो इसी जेल की सजा को एक सहानुभूति का हथियार बनाते हैं, लोगों के बीच सहानुभूति पैदा करते हैं और फिर वापस मुख्य धारा में लौट आते हैं। हमारे देश में जितने भी नेता जेल में गए हैं भ्रष्टाचार के आरोपों में, किसी का राजनीतिक करियर कभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि जेल जाने के बाद उनका करियर और ज्यादा पहले के मुकाबले बेहतर हो जाता है। और हमारे देश के जो लोग हैं वो इतने सहनशील हैं, वो भ्रष्टाचार के आरोपों को कोई आरोप मानते ही नहीं। वो भ्रष्टाचार के आरोपों को बड़ा मामूली आरोप मानते हैं और भ्रष्टाचार का वो बुरा नहीं मानते। देखिए, हमारे देश के जो लोग हैं, वोटर्स जो हैं, वो बड़े अच्छे हैं, भले हैं। वो भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर नेताओं से बुरा नहीं मानते, कहते हैं कोई बात नहीं, गलती हो गई होगी और अगली बार फिर से उन्हें वोट दे देते हैं। तो केजरीवाल जानते हैं कि ऐसे इमोशनल भाषण देने के बाद जनता की सहानुभूति उनके साथ चली जाएगी और वो अगर 1000 बार इस बात को बोलेंगे कि उन्हें फंसाया गया है और वो एक शहीद की तरह जेल में जा रहे हैं, तो एक ना एक दिन लोग उनकी बात पर यकीन कर ही लेंगे। अभी हो सकता है 25% लोग करें, बाद में 50% कर लेंगे। अब आपको आज की सबसे गंभीर समस्या के बारे में बताते हैं। पिछले 24 घंटे में भीषण गर्मी की वजह से हमारे देश के 7 राज्यों में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें बिहार में 44, उड़ीसा में 10, झारखंड में 7, उत्तर प्रदेश में 6, राजस्थान में 5, छत्तीसगढ़ में 3 और दिल्ली में भी भीषण गर्मी और लू के कारण एक मजदूर की मौत हुई है, जो दिल्ली में होने वाली इस गर्मी की वजह से होने वाली पहली मौत है। अब देखिए, सारे लोग कौन थे? ये सारे लोग वो थे जिनके घरों में एयर कूलर और एयर कंडीशनर्स में से कुछ भी नहीं था। ये लोग भीषण गर्मी में बाहर तेज धूप के बीच काम कर रहे थे। इनके पास और कोई चारा नहीं है, मजबूरी में ये वहां काम कर रहे थे, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है, वो घर बैठ नहीं सकते। जैसे बिहार में होम गार्ड के ऐसे 8 जवान और मतदान कर्मियों की मौत हो गई, जो इस प्रचंड गर्मी में चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए थे। यानी आप सोचिए, होम गार्ड के जो लोग हैं वो मारे गए हैं और चुनाव में जिन सरकारी लोगों की ड्यूटी लगी हुई है चुनाव कराने के लिए, उनकी भी मौत हो गई। लेकिन इसी दौरान ये लोग लू की चपेट में आए और इसके बाद इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। यानी पोलिंग बूथ पर जिन सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई थी वो भी नहीं बचे। और जिन लोगों की, मतदान कर्मियों की मौत हुई है, वो शिक्षक थे और बड़े साधारण परिवारों से थे, स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स थे। और हमारे देश में आप जानते हैं कि जो स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, उनकी अक्सर चुनावों में ड्यूटी लगती है और उन्हें अलग अलग पोलिंग बूथ पर भेज दिया जाता है, और ये वही उन्हीं टीचर्स में से कुछ लोग थे। इसी तरह दिल्ली में भी भीषण गर्मी से जिस 40 वर्ष के व्यक्ति की मौत हुई, वो बिहार के दरभंगा का रहने वाला था। 5 वर्षों से दिल्ली की एक फैक्ट्री में काम कर रहा था, जहां ये लू की चपेट में आया और उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि जिस किराए के कमरे में यह मजदूर रहता था, वहां एक एयर कूलर तो दूर, एक पंखा तक नहीं था। और यही वजह है कि हीट स्ट्रोक से इस मजदूर को तेज बुखार हुआ और यह बुखार बाद में 107 डिग्री तक पहुंच गया और इससे इस गरीब मजदूर की इतनी कम उम्र में ही मौत हो गई। इसी तरह बिहार और उड़ीसा में जिन मतदान कर्मियों और पुलिस कर्मियों की हीट स्ट्रोक से मौत हुई, अगर उन्हें तेज धूप में काम न करना पड़ता तो ये लोग बच सकते थे, और ये भी बड़े ही गरीब या साधारण परिवारों के लोग थे। चिंताजनक बात यह है कि भारत में इस समय जो 58 करोड़ 60 लाख कामगार हैं, उनमें से 49% यानी 28 करोड़ 71 लाख कामगार ऐसे हैं जो खुले आसमान के नीचे इस गर्मी के बीच काम करते हैं। और यही सारे लोग अब इस भीषण गर्मी में हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं, और गर्मी असल में गरीबों को मार रही है। तो मृत्यु के बारे में कहते हैं कि मृत्यु अमीरी और गरीबी का भेद नहीं करती, सबके लिए बराबर समय पर आती है, और मृत्यु के बाद क्या अमीर और क्या गरीब सब बराबर हो जाते हैं।
तो मृत्यु तो भेदभाव नहीं करती, लेकिन गर्मी करती है। और गर्मी गरीबों को तो मार रही है, लेकिन अमीरों के लिए यह गर्मी सिर्फ चर्चा का एक विषय है। पिछले 15 दिनों में देश में जितने भी लोग गर्मी की वजह से अस्पताल में भर्ती हुए हैं या जिनकी मौत हुई है, वो सारे लोग गरीब या फिर बहुत ही साधारण परिवारों से थे, जिनके घरों में एयर कूलर तक नहीं था। और इससे आप समझ सकते हैं कि यह भीषण गर्मी सिर्फ गरीबों का इम्तिहान ले रही है। और ये वो गरीब हैं जिनके लिए भीषण गर्मी में बाहर जाकर काम करना एक मजबूरी है, और काम करने के अलावा इनके पास कोई और विकल्प नहीं है। रात को इन्हें खाना नहीं मिलेगा। दिल्ली में जिस 40 वर्ष के मजदूर की मौत हुई, वो अगर भीषण गर्मी में फैक्ट्री में काम करने नहीं जाता तो उसे रात को खाने के लिए रोटी नहीं मिलती उस दिन। और इसी तरह की कहानी बाकी की भी है, जो इस भीषण गर्मी में गरीबी के कारण खुले में काम कर रहे हैं। सोचिए ये भी कितनी अजीब बात है कि अमीर अपने एयर कंडीशन घरों में बैठकर ये देख रहे हैं कि वो गर्मी से कैसे बच सकते हैं। अमीर अपने अपने घरों में बैठकर देख रहे हैं कि गर्मी से कितने लोग मारे गए हैं। अमीर ये देख रहे हैं कि गर्मी से कैसे बचना है, एयर कंडीशनर की सर्विस कैसे करानी है, एयर कंडीशनर कहीं फट ना जाए, वॉशिंग मशीन कहीं फट ना जाए, कैसे घर को और अच्छा ठंडा बनाया जा सकता है। अमीर तो ये सब कर रहे हैं, लेकिन जिस गरीब को अपने परिवार का पेट पालने के लिए मजबूरी में हर कीमत पर बाहर जाकर काम करना ही है, वो पूरी तरह से मजबूर है। और उसके लिए ना तो कोई डूज हैं, ना कोई डोंट्स हैं, उसके लिए कुछ नहीं है, उसे जाना है और काम करना है। सबसे बड़ी बात यह कि आने वाले वर्षों में जैसे जैसे ये गर्मी और खतरनाक रूप लेगी, वैसे वैसे इस गर्मी से मरने वाले गरीबों की संख्या बढ़ती जाएगी, और इससे गरीबों का ही रोजगार खत्म होगा और गरीबों को ही इसमें जान भी जाएगी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2030 तक गर्मी बढ़ने से भारत में 3 करोड़ 40 लाख लोगों का रोजगार खत्म हो सकता है, और 16 से 20 करोड़ लोग खतरनाक लू की चपेट में आ सकते हैं। और ये लोग कोई और नहीं बल्कि गरीब और लोअर मिडिल क्लास परिवारों के होंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि इस भीषण गर्मी से भारत में बाहर काम करने वाले 49% कामगारों की प्रोडक्टिविटी यानी काम करने की क्षमता भी बहुत कम हो जाएगी। एक और अनुमान के मुताबिक 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बाद जैसे जैसे हर 1 डिग्री तापमान बढ़ता है, वैसे वैसे फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की कार्य क्षमता यानी प्रोडक्टिविटी 2 से 4% तक कम होने लगती है, जिससे आप समझ सकते हैं कि भारत में इतनी भीषण गर्मी का पड़ना कितना खतरनाक है। यानी जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारे देश के लोगों की काम करने की क्षमता घटती चली जाएगी। जो लोग इस भीषण गर्मी में भी बाहर जाकर काम करने के लिए मजबूर हैं, ऐसे लोगों को हम उन 5 बातों के बारे में बताना चाहते हैं, जिनका ध्यान रखकर वो कुछ हद तक अपनी जान बचा सकते हैं। पहला, ज्यादा मोटे कपड़े ना पहने और गर्मी में जीन्स पहनने से बचें। बाहर जाते समय सिर पर कपड़ा, टोपी या गमछा रखें, और जिन लोगों के पास छाता है वो छाते से भी खुद को धूप से बचा सकते हैं। दोपहर 12 से 3 बजे की धूप ज्यादा खतरनाक होती है, इसलिए इस दौरान हो सके तो आप सीधी धूप के नीचे ना खड़े हो। प्यास न लगने पर भी ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, और पानी की एक बोतल हमेशा अपने साथ रखें। खूब पानी पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स पीने से बचें, और अगर आपको बाहर जाना पड़ता है तो चाय और कॉफी बिल्कुल ना पिएं। बहुत सारे लोग गर्मी में भी चाय पीते हैं, कहते हैं कि गर्मी को काटने के लिए गर्म चाय पी लेते हैं। चाय बिल्कुल बंद कर दीजिए, कॉफी बंद कर दीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स भी बंद कर दीजिए। 5वां, अगर आपके घर में एसी नहीं है तो आप अपने घर को ठंडा रखने के लिए खिड़की पर गीले पर्दे लगा सकते हैं, और रात को घर की खिड़कियां खोल कर रखिए। आज हमारी टीम दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में पहुंची, जहां पर मरीजों के लिए आईसीयू यूनिट में बर्फ से भरे हुए बाथ टब्स रखे गए थे, और आइस टब्स में बैठाकर इन लोगों का इलाज चल रहा था। हम इस वक्त आरएमएल के हीट स्ट्रोक स्पेशल यूनिट में हैं, और आप देखिए कि कैसे इंतजाम किए गए हैं। तो पहले आपको दिखाते हैं इमर्शन टब, जिसमें कहा जा रहा है कि जब पेशेंट आएंगे यहाँ पर हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट के लिए, तो उनको सबसे पहले इस टब में बैठाया जाएगा, जिसमें बर्फ भर देंगे। तो आपको दूसरा टब दिखाते हैं जो इस वक्त तैयार रखा हुआ है। ये बर्फ से भरा हुआ टब है, और इसमें पानी का जो सप्लाई है वो ऑन करेंगे। तो देखिए एकदम ठंडा पानी है, और बर्फ के साथ जो बॉडी का टेम्परेचर है सबसे पहले बहुत कम करना जरूरी होता है, और इसीलिए यहाँ पर ये टब रखा गया है।
ये आइस मेकिंग रेफ्रिजरेटर यहाँ पे स्पेशली लाया गया है, जिसके अंदर से बर्फ निकाल कर जो है यहाँ पर टब में डाली जाएगी। और क्योंकि ये जो आइस मेकिंग मशीन है, इसमें जो आइस मेकिंग क्वालिटी है, क्वांटिटी वाइज भी प्रति सेकंड ये दो गुना ज्यादा ये जो बर्फ है वो बनाने की क्षमता इस मशीन में है। और इस टब में जब पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, फिर उसको थोड़ी और पेशेंट केयर के लिए यहाँ पर जो है बेड्स है उसमें ट्रांसफर कर देंगे। इस जबरदस्त गर्मी के कई कारण हैं, लेकिन जिस कारण की सबसे कम बात हो रही है वो है हमारी सरकारों की निष्क्रियता। हमारे देश में सरकारों ने शहरीकरण के नाम पर लाखों करोड़ों पेड़ों और जंगलों को काटकर बड़ी बड़ी सीमेंट की बिल्डिंग्स और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किया। लेकिन अब यही इंफ्रास्ट्रक्चर भीषण गर्मी की तपन को कई गुना बढ़ा रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, पटना और दूसरे बड़े शहरों में 48 से 50 डिग्री सेल्सियस का तापमान 55 डिग्री तक इसलिए लग रहा है क्योंकि इन शहरों में सीमेंट और शीशे वाली बिल्डिंग्स अब बहुत ज्यादा हो गई हैं, जो भीषण गर्मी को और खतरनाक बनाती हैं। और इन शहरों में गर्मी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यहां पेड़ों को काटकर ये विकास हुआ है। वर्ष 2020 और 21 में सड़क, हाईवे, अस्पताल और दूसरे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुल 31 लाख पेड़ों को काट दिया गया, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और यहां तक कि भारत में हुए कई अध्ययन बताते हैं कि एक पेड़ से जितनी जगह को, जितने स्थान को छांव मिलती है, वहां तापमान बाकी के तापमान से 3 से 5 डिग्री तक कम रहता है। लेकिन इसके बावजूद विकास के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। और जब भीषण गर्मी से लोग मरते हैं तो सरकारें कहती हैं कि इसमें उनका क्या दोष है। आप बिहार के मंत्री नीरज कुमार सिंह को सुनिए, जब उन्होंने ये कहा कि लू को कोई नहीं रोक सकता और इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। देखिए, लू को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन जो सरकार को करना चाहिए वो सरकार कर रही है। स्कूलों को बंद कर दिया गया, बाकी जो व्यवस्था होना चाहिए उसमें लोग लगे हुए हैं, उस पर कुछ न कुछ होगा। अब आप ये देखिए कि जब देश भर के डॉक्टर कह रहे हैं कि लोगों को इस गर्मी से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, तब देश की राजधानी दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र के अमरावती के कई गांवों में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। तो देखिए, पानी तो तब पिएंगे जब पानी होगा। दिल्ली में तो स्थिति यह है कि सरकार ने जिन बच्चों को लू से बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया ताकि ये बच्चे अपने घरों में रह सकें, इतनी गर्मी में स्कूल ना जाएं, और सरकार ने यह सोचा कि बच्चे घर में रहकर इस गर्मी से बचे रहेंगे, वही बच्चे सरकार की नाकामी की वजह से इस प्रचंड गर्मी में पानी के टैंकर्स के पीछे भाग रहे हैं और पानी के लिए, एक एक बूंद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहां माता पिता काम पर चले जाते हैं, गरीब लोग हैं, और वो अपने बच्चों को पीछे छोड़ जाते हैं। और देखिए, स्कूल से छुट्टी लेने के बाद छुट्टियों में ये बच्चे असल में इस पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे देश में हजारों लाखों बच्चों का ये बचपन पानी के इस संघर्ष में बीत रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य और किसी देश का क्या हो सकता है जब उस देश के बच्चे बूंद बूंद पानी के लिए इस तरह संघर्ष कर रहे हों। ये इनके पढ़ाई लिखाई करने का समय है। पढ़ाई लिखाई ना भी करें तो कम से कम अपने घर में गर्मी से बचे रहने का समय है। लेकिन ये बच्चे आज पानी के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, पानी की इस रेस में दौड़ रहे हैं और इनकी सांस फूल रही है। अब देखिए, ये तो शहरों की बात हमने बताई। इस गर्मी से गांव में भी पानी का भयानक संकट पैदा हो गया है। अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये महाराष्ट्र के अमरावती की हैं, जहां कुएं लगभग सूख चुके हैं और गरीब परिवारों को इस तरह से बूंद बूंद पानी जमा करके अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। सोचिए, जब ये लोग ये सुनते होंगे कि भीषण गर्मी से बचने के लिए डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा पानी पीने के लिए की सलाह दे रहे हैं, तो इनके दिल पर क्या बीतती होगी, क्योंकि इनके गांव में तो चुल्लू भर पानी भी बचा नहीं है। ये लोग कहां से पानी पिएंगे? डॉक्टर की बात माने भी कि खूब पानी पियो, तो कहां से पिए, क्योंकि यहां तो पानी भी बहुत लिमिटेड मात्रा में है, पानी पर भी राशनिंग है।
मैंने कल भी आपको कहा था, ये छोटे मोटे लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो किसी भी पार्टी को सरकार तक पहुंचाते हैं। ये वो लोग हैं जो किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये वो लोग हैं जो नेताओं को मंत्री बनाते हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे देश के नेताओं को स्विमिंग पूल वाले बंगलों तक पहुंचाते हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे देश के नेताओं की किस्मत को लिखते हैं। और इस बार जो अभी चुनाव चल रहा है उसमें भी नेताओं की सबसे ज्यादा नजरें इन पर रहती हैं। आदिवासी नेता आदिवासियों की भलाई की बात करते हैं, हमारे देश के नेता गरीबों की बात करते हैं, और हमारे देश के ज्यादातर नेता अपने आप को गरीबों का नेता बताते हैं। आपने भी देखा होगा, हर नेता यह कहता है मैं गरीबों का नेता हूं, मैं गरीबों का प्रतिनिधि हूं और मैं गरीबी हटाऊंगा। और यह भाषण हम आजादी के बाद से आज तक सुन रहे हैं कि हम गरीबी को हटा देंगे, लेकिन गरीबी नहीं हटी। नेता बड़े बड़े बंगलों में रहने लगे, स्विमिंग पूल बन गए उनके लिए, बड़े बड़े गाड़ियों में चलने लगे, उनके पास पैसा आ गया, प्राइवेट प्लेन्स में वो चलने लगे। लेकिन हमारे देश के गरीब की जो स्थिति है वो आज भी वही है। और ये वो लोग हैं जो इस बार चुनाव में वोट डालकर आए हैं। ये भी उतने ही वोटर हैं, इनके पास भी एक ही वोट है, और महानगरों में रहने वाले जो पैसे वाले लोग हैं उनके पास भी एक ही वोट है। लेकिन फिर भी इनकी किस्मत किसी और ने लिखी है, और इनकी किस्मत में बस यही लिखा है। इसलिए देश के गरीबों को जागरूक होने की आवश्यकता है, अपनी मांगों को मनवाने की ताकत रखने की आवश्यकता है, और इस काम में हम आपका हमेशा इस काम में हम आपकी मदद करते रहेंगे। लेकिन पहले जागरूक होना चाहिए और फिर आपको हर सरकार को और हर पार्टी को अपनी ताकत दिखानी चाहिए। इसके बाद दोबारा ऐसा ना हो। अब आप ये देखिए कि जब इस गर्मी में गरीब काम करते हुए मर रहे हैं, तब आर्थिक रूप से संपन्न लोगों ने खुद को गर्मी से बचाने के लिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को ट्रैफिक जैम में फंसा दिया है। तो देखिए, मैं थोड़ी देर पहले जो आपको बात कर रहा था, गरीब का जो जीवन है वो तो यहां बीत रहा है कि कैसे एक बाल्टी पानी का जुगाड़ आज के लिए हो जाए। लेकिन जो अमीर हैं वो इस चिंता में घुले जा रहे हैं कि इन छुट्टियों में वेकेशन पर कहां जाएं। उन्हें यह चिंता सता रही है। जो भारत में जाना चाहते हैं वो सोच रहे हैं कि किस हिल स्टेशन पर जाएं, किस होटल में ठहरें, कौन सी फ्लाइट लें। उनकी चिंताएं अलग हैं। जो विदेश जा रहे हैं वो भी ये देख रहे हैं कि कौन सी जगह, किस देश में जाया जाए, किस पहाड़ पर जाया जाए, वेकेशन पर कहां जाया जाए। अमीरों की चिंताएं अलग हैं और गरीबों की चिंताएं बिल्कुल अलग हैं। ये दो तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की हैं, जहां कांगड़ा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जैम लगा हुआ है, और ये सारी गाड़ियां दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से वहां पर पहुंची हैं। और ये सारे लोग गर्मी से बचने के लिए हिल स्टेशंस पर जा रहे हैं। और यहां बात सिर्फ हिमाचल प्रदेश की नहीं है। आप पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की इन तस्वीरों को देखिए, जहां गर्मी से बचने के लिए इस समय हजारों पर्यटक अपने परिवारों के साथ छुट्टी मनाने के लिए पहुंच गए हैं। और वहां भी स्थिति बहुत खराब हो गई है, क्योंकि ये जो छोटे हिल स्टेशन होते हैं वो इतनी पब्लिक और इतने ट्रैफिक के लिए तैयार नहीं होते। इसी तरह की स्थिति उत्तराखंड के हरिद्वार की है, जहां नेशनल हाईवे पर गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही हैं, और इनमें से बहुत सारे लोग चार धाम और केदारनाथ भी जा रहे हैं। हम कह नहीं सकते इनमें से कितने वाकई श्रद्धालु हैं और कितने सिर्फ पिकनिक के लिए जा रहे हैं। और इन चार धामों पर भी ट्रैफिक जैम लगा है। आप केदारनाथ धाम की ये तस्वीरें देख लीजिए, जहां केदारनाथ मंदिर के कपाट 10 मई को खोले थे, और उसके बाद वहां इतने ज्यादा यात्री पहुंच गए कि इससे इस पवित्र तीर्थ स्थल की तस्वीर ही बदल गई, और ऐसा लगने लगा कि यह मंदिर शायद मंदिर नहीं, कोई मेला या मौज मस्ती की जगह है। लोग ढोल बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। इस स्थिति को अंग्रेजी में ओवर टूरिज्म कहते हैं, यानी जब किसी जगह पर जरूरत से ज्यादा पर्यटक पहुंचने लगते हैं, जब जहां किसी जगह पर पर्यटन जरूरत से ज्यादा हो जाता है और पर्यटकों की वजह से ही परेशानी खड़ी हो जाती है। और आज इन पर्यटकों की वजह से दुनिया के कई देश परेशान हो चुके हैं, और अगर भारत चाहे और हमारे राज्य सरकारें चाहें तो आज जापान से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जापान में एक बड़ा मशहूर और खूबसूरत हिल स्टेशन है और एक पहाड़ है, माउंटेन है, जिसे माउंट फूजी कहते हैं। ये बड़ा मशहूर है, आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, देखा भी, इसको तस्वीरें भी देखी होंगी। और माउंट फूजी जापान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यहां भी कुछ समय पहले तक ओवर टूरिज्म की वजह से ट्रैफिक जैम लगा रहता था, लेकिन इसके बाद वहां जापान की सरकार ने एक नियम बना दिया
कि अगर माउंट फूजी पर चढ़ना है तो इसके लिए पहले से आपको अपना स्लॉट बुक करना पड़ेगा और उसके लिए आपको एक फीस देनी पड़ेगी। अब मुफ्त में नहीं जा सकते। जापान की सरकार ने यह भी देखा कि माउंट फूजी पर लोग रील्स बनाने के लिए आते थे, जिसके बाद सरकार शहर में कई जगहों पर काले पर्दे सरकार ने लगा दिए, जिससे रास्ते से माउंट फूजी का जो व्यू है वो दिखाई ही ना दे। हालांकि अब इस पर्दे में भी लोगों ने जगह जगह सुराख करने शुरू कर दिए हैं और उन सुराखों के जरिए लोग अपनी तस्वीरें ले रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। लेकिन सरकार ने अब ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करने की बात कही है। तो तस्वीरें देखिए, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं। ये जो काला पर्दा लगा हुआ है, ये उन जगहों पर लगा हुआ है जहां लोग खड़े होकर सेल्फी लिया करते थे, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में माउंट फूजी दिखाई दिया करता था और लोग यहां खड़े होकर तस्वीर लेते थे, रील्स बनाते थे। लेकिन अब वहां की सरकार ने ऐसे सभी पॉइंट्स पर, ऐसे सभी सेल्फी पॉइंट्स पर यह काला पर्दा लगा दिया है, ताकि लोगों को वो डिस्करेज कर सकें। लोगों को यह बताने की कोशिश है कि भाई अब आप यहां मत आइए और यहां से हम आपको फोटो नहीं खींचने देंगे। और सरकार को लगा कि जब लोग सेल्फी नहीं ले पाएंगे, फोटो नहीं खींच पाएंगे और रील्स नहीं बना पाएंगे, तो लोग अपने आप ही यहां आना बंद कर देंगे, आना छोड़ देंगे। तो मुझे लगता है कि अब भारत सरकार को और राज्य सरकारों को भी अपने अपने हिल स्टेशंस के बारे में समय आ गया है जब वो ऐसा सोचना शुरू करें। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है, हमारे देश में उत्तराखंड है या जम्मू और कश्मीर है। इन राज्यों की जो इकोनॉमी है वो बहुत हद तक पर्यटन पर निर्भर करती है और पर्यटन से इन राज्यों को बहुत आमदनी होती है, लोगों को भी बहुत आमदनी होती है। लेकिन ये आमदनी और ये पैसा किस हद तक होना चाहिए? क्या इस आमदनी और इस पैसे के लिए हम अपने हिल स्टेशन की कुर्बानी दे देंगे, उन पहाड़ों की कुर्बानी दे देंगे, उन राज्यों की कुर्बानी दे देंगे, वहां रहने वाले लोगों को परेशान करना शुरू कर देंगे? इसलिए अब समय आ गया है जब एक लिमिट लगानी पड़ेगी, एक सीमा तय करनी पड़ेगी कि किसी भी हिल स्टेशन में हर साल, हर सीजन में कितने लोग जा सकते हैं। और अब राज्य सरकारों को और अलग अलग राज्यों के जो पर्यटन बोर्ड है, उन्हें हाथ जोड़कर लोगों से कहना पड़ेगा कि भाई बस अब मत आइए, अब आपका यहां और ज्यादा स्वागत हम नहीं कर पाएंगे, अगले साल आइएगा। आपको कल के बारे में बता दें, जैसा शुरू में हमने कहा था कि चुनाव की ये जो फिल्म है, कल इसका क्लाइमेक्स है और कल शाम 5 बजे से आप आज तक पर चुनावों का सबसे बड़ा शो देख सकते हैं और इस शो का नाम है कौन बनेगा चैंपियन, जिसमें हम आपको भारत के लोकसभा चुनावों का सबसे सटीक, सबसे विशाल एग्जिट पोल दिखाएंगे। और मैं आपको यह बता सकता हूं कि कल ही आज तक के दर्शकों को यह पता चल जाएगा कि इस बार 4 जून को नतीजे कैसे आने वाले हैं, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। इसलिए आप इंतजार कीजिए, ये इस साल का शायद सबसे बड़ा शो होगा। कल 1 जून आपकी अपॉइंटमेंट हमारे साथ, आपका 1 जून की जो शाम है वो आपको आज तक के साथ बितानी है। मित्र, पुस्तक, रास्ता और विचार गलत हों तो गुमराह कर देते हैं और अगर सही हों तो जीवन बना देते हैं।